Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss combination chapter permutation and combinations for class 11th maths. तो हम देखते हैं क्या है ये combination. तो combination क्या होता है आपके पास? Combination है selection of a number of objects. Here order is not important. मतलब आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि परम्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा था? परम्यूटेशन में हमने अरेंजमेंट निकाली थी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की इन डेफिनेट ऑर्डर में। मतलब हमने n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट की थी और यहाँ पर जो ऑर्डर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मतलब यहाँ पर परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। कैसे, हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं एक्स वाई जेड। क्लियर? तो आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं और आपसे कहा जाए कि आपको कोई दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? देखो, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट लेने हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एक्स वाई, और एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वाई जेड, और एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जेड एक्स। क्लियर? तो ये आपके यहाँ पर थ्री कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्लियर? यहाँ पर आप चाहे एक्स वाई ले लीजिए या वाई एक्स ले लीजिए, वो एक ही कॉम्बिनेशन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप चाहे एक्स पहले लिखिए या वाई पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक्स और वाई को मिला के, दो ऑब्जेक्ट्स को मिला के हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आप चाहे पहले एक्स को लिखिए या चाहे पहले वाई को लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई इक्वल होगा वाई एक्स की, इस तरह से वाई जेड इक्वल होगा जेड वाई की, और जेड एक्स इक्वल होगा एक्स जेड की। क्लियर? तो आप चाहे वाई जेड लिखिए या जेड वाई लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 3। अब यही सेम बात अगर हम परम्यूटेशन में करें, ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3 दिए हुए हैं, मतलब n3 दिया हुआ है, और आपको 2 एट ए टाइम लेने हैं। तो आप नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे निकालोगे? हम निकलेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। इस तरह से यहाँ पर वाई एक्स भी बनेगा, जेड वाई भी बनेगा और एक्स जेड भी बनेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपके पास कितनी आएंगी? 6 आएंगी, मतलब 6 वेज मिलेंगे आपको। जबकि कॉम्बिनेशन के केस में हमें सिर्फ 3 ही वेज मिल रहे हैं। क्लियर? वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। कॉम्बिनेशन के केस में आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, चाहे आप एक्स वाई को वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, दैट इज सेम थिंग। जबकि परम्यूटेशन के केस में ऑर्डर मैटर करता है, कि अगर आपने एक्स वाई लिया है तो यहाँ पर एक्स जो है वो फर्स्ट प्लेस पर है, वाई सेकंड प्लेस पर है, और वाई एक्स में वाई फर्स्ट प्लेस पर है, एक्स सेकंड प्लेस पर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस। क्लियर? तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस समझना जरूरी। क्लियर? अब हम देखते हैं फॉर्मूला, कि हम इसे फॉर्मूला से कैसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने परम्यूटेशन में फॉर्मूला सीखा था, तो वहां से हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालनी इजी हो गई थी। तो यहाँ पर हम परम्यूटेशन के केस में हमारे पास फॉर्मूला आता था NP-R, दैट मीन्स n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आप r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे थे, तो वो आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ जाती थी, जिसे हम डिनोट करते थे NP-R से। सेम यहाँ पर भी हम कॉम्बिनेशन के केस में भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला को हम डिनोट करेंगे NC-R से। इसमें जिसका मतलब यही है कि आप n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं एट ए टाइम। क्लियर? तो उसे हम डिनोट करेंगे NC-R से।
ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है। पहले हम एनपीआर देखते हैं। एनपीआर का क्या मतलब था? एनपीआर होता था एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? तो इस केस में हमारा n3 है और r2 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3p2। दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, यानी 6 वेज। तो यहाँ से भी हमने देखा, ऊपर से भी तो हमारे 6 वेज आ गए थे, तो हमने फॉर्मूला से भी देखा तो हमारे 6 वे आ गए। अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला बनेगा आपका एनसीआर का। ठीक, 3c2 वो कितना आ जाएगा? 3। तो हमें देखना है अब ये 3c2 इज इक्वल टू 3 हमारा कैसे आया। देखिए, अगर हम, अब ये हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस हैं, वन फर्स्ट एक्स वाई, सेकेंड वाई जेड, थर्ड जेड एक्स। अगर हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को उठाएं और उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालें तो वो कितने आएंगे? देखो, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन एक्स वाई है, ठीक है, तो ये एक्स वाई को हम कितने नंबर ऑफ वे से रीअरेंज कर सकते हैं? 2 ऑब्जेक्ट है, तो 2 फैक्टोरियल वे से ही हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को। सेम वाई जेड को भी हम कितने नंबर से हम रीअरेंज कर सकते हैं? इसे भी हम 2 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज कर सकते हैं। सेम जेड एक्स को भी हम 2 फैक्टोरियल वे से ही रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालनी हो, यहाँ से नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो वो क्या आएंगी? ये आएंगी 3c2 टू फैक्टोरियल। ये कैसे आया 2 फैक्टोरियल? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम 2 फैक्टोरियल वे से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वाई जेड को भी हम 2 फैक्टोरियल वे से और जेड एक्स को भी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएंगे। और नंबर ऑफ परम्यूटेशन को हम डिनोट करते हैं p से, यानी 3p2 इक्वल आ जाएगा 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो यहाँ से हमें 3c2 का फॉर्मूला मिल गया 3p2 ओवर 2 फैक्टोरियल, और हमने 3p2 अभी फाइंड किया है। 3p2 हमारे पास कितना आया? 6 आया। ठीक है, तो 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, दैट मीन्स 3। तो यहाँ से हमें अब मिल गया 3c2 इज इक्वल टू 3, जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिला। इन जनरल अब हमें क्या फॉर्मूला मिल गया? एन सी आर इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? एन पी आर ओवर आर फैक्टोरियल। क्लियर? जैसे यहाँ पर 2 था, 2 ऑब्जेक्ट्स थे, तो उसे हम 2 फैक्टोरियल वे से ही अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आर ऑब्जेक्ट हैं, तो हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम आर फैक्टोरियल वे से ही अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल गया एनसीआर का। अगर हम इसे ओपन करें, एनपीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इंटू आर फैक्टोरियल साथ में है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू आर फैक्टोरियल। तो हमें एनसीआर का क्या फॉर्मूला मिल गया? एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? तो हम इस फॉर्मूला को पुट करके अपने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक आपके पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो कि क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये आगे यूज भी हो सकता है आपका क्वेश्चंस में, तो आपको ये याद रखना है। मतलब NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है? n प्लस 1 CR के। चाहे तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, वो क्या है? NCR हमने लेफ्ट हैंड साइड सपोज किया, NCR प्लस NCR माइनस 1, हम इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने NCR का फॉर्मूला लगाया, अभी हमने पढ़ा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, प्लस NCR माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल ओवर, अब r की जगह आपका आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r को रिप्लेस कर दिया r माइनस 1 से, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा r माइनस 1 फैक्टोरियल है और यहाँ पर r फैक्टोरियल है,
तो हमें सेम बनाने के लिए आर फैक्टोरियल को ओपन करना पड़ेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो हमने इसको लिख दिया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। बाकी यहाँ पर एन माइनस आर एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एन माइनस आर प्लस वन। हमें एक एक कम करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम इसे ओपन कर सकते हैं अब इस टर्म को। तो ये क्या बन जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो आपके पास ये टर्म सेम हो गई, आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, ये तीनों टर्म्स आपके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अंदर यहाँ पर बचा वन अपॉन आर प्लस, यहाँ पे भी बचा वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। क्लियर, यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आपके पास टर्म आ गई। तो इसे यहाँ पर अब आपका क्या है, ये आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बचा एन प्लस वन। अब एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल आपका क्या होता है, एन प्लस वन फैक्टोरियल। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको भी अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो ये आर फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन को भी कंबाइन कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और यहाँ पर राइट हैंड साइड अगर हम देखें, राइट हैंड साइड को अगर ओपन करके देखें आप, तो आपका यही बनेगा, फॉर्मूला लगाएं, एन प्लस वन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, और यही हमारा राइट हैंड साइड पर आ रहा है। क्लियर, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल है आपके पास, इसे हम सॉल्व करते हैं। आपके पास गिवन है NC9 इज इक्वल टू NC8। हमें क्या फाइंड करना है, NC17। ठीक है, हमें यहाँ से अगर n मिल जाए तो हम NC17 निकाल सकते हैं। तो हम इसे यूज करके पहले n फाइंड करेंगे। ठीक है, अब NC9 क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको NCR का, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगा देंगे, n फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। तो अभी ओपन कर लेते हैं इसे। 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 8 फैक्टोरियल है, इसलिए हमने इसे इससे लिख लिया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ताकि हम कॉमन निकाल सकें। अब n माइनस 9 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि इसमें 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 10 बन जाएगा, तो हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। n फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। क्लियर, अब हमारी कुछ एक टर्म कॉमन कैंसिल हो सकती हैं, n फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल और 8 फैक्टोरियल कैंसिल। तो यहाँ से हमारा बच्चा 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 अपॉन n माइनस 8। तो हमारा फैक्टोरियल आउट ऑफ 4 कैंसिल हो गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 9 प्लस 8, यानी n कितना आया, 17। n हमें 17 मिल गया, तो अब हम NC17 निकाल सकते हैं, मतलब 17C 17 n की वैल्यू हमने डाल दी, तो 17C17 आपके पास होता है 1। वो कैसे, हम ओपन भी करके देख लेते हैं, 17 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 17 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। तो ये कैंसिल, ये 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1, तो ये 1 ही आएगा आपके पास। क्लियर, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई। क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 में क्या है, ए कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? And how many of these committees would consist of 1 man and 2 women? देखो यहाँ पे दो बातें पूछी गई हैं। एक तो आपको पहले कहा है कि हमें कमेटी बनानी है 3 पर्सन की, और कौन से ग्रुप से हमें लेने हैं, ग्रुप बना हुआ है 2 मैन का और 3 वुमेन्स हैं, तो टोटल हमारे पास 5 पर्सन है। देखो ऑर्डर तो यहाँ पर मैटर नहीं करना, हमें सिर्फ 3 पर्सन की एक कमेटी बनानी है, चाहे वो 2 मैन भी हो सकते हैं, एक वुमेन, या वो 2 वुमेन और एक मैन भी हो सकता है, या तीनों वुमेन्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, ठीक है, हमारे पास एन अब यहाँ पे 5 हो गया, टोटल हमारे पास 5 पर्सन है, जिसमें 2 मैन है और 3 वुमेन्स है।
हमें 3 पर्सन्स की एक कमेटी बनानी है, तो यानी R3 हो गया। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 5C3। ठीक है, और ये फिर किस तरह से आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर? तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आउट ऑफ 4 कैंसल, 2 फैक्टोरियल इज 2, यानी 10 वेज। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके पास 10 बनेंगे। क्लियर? और आपको सेकंड पार्ट में पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो अब हमें वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने हैं जहां पर एक मैन को हम चूज कर सकें और 2 वुमेन को हम सिलेक्ट कर सकें। ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बने थे, जहां पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 3 वुमेन्स भी हो सकती थी। बट अब हमें क्या करना है? एक मैन सिलेक्ट करना है और 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? ठीक है, अगर हमें 1 मैन सिलेक्ट करना है और हमारे पास मैन कितने हैं? 2 हैं। तो एक मैन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2C1। ठीक है ना? तो हम ऐसे लिखेंगे, 1 man can be selected from two men, two mans in 2C1 ways. ठीक है, and two women, टू वुमेन्स। और 2 वुमेन्स को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? फ्रॉम कितनी वुमेन्स हैं? 3 वुमेन्स। तो 2 वुमेन्स हमें सिलेक्ट करनी है, 3 वुमेन्स में से उनको हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? 3C2 वेज बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एंड है बीच में, तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था एंड है। हमें दोनों चाहिए, एक मैन चाहिए और 2 वुमेन्स चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे वेज। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2C1 इंटू 3C2। 2C1 इज 2 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास कितने नंबर ऑफ वे आ जाएंगे? देखो, ये तो 1 ही बनेगा, 2 2 इंटू 3 होता है आपके पास 3 फैक्टोरियल 6 2, तो ये आपके पास 6 वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल 19, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? देखो, कार्ड्स के बारे में तो जनरली सबको पता ही है। ठीक है, तो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। हमें हर एक केस में 4 कार्ड चूज करनी है, क्योंकि ऊपर हमारे पास गिवन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमें 4 कार्ड्स चूज करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास क्या क्या होता है। एक आपके पास एक डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्पेड है एंड क्लब है। ये सब आपको पता है। डायमंड के भी आपके पास 13 कार्ड होते हैं, वो रेड कलर्स के होते हैं। हार्ट के भी आपके पास 13 कार्ड होते हैं, वो रेड कलर के हैं। स्पेड के भी आपके पास टाइप के 13 कार्ड होते हैं और क्लब के भी आपके पास 13 कार्ड होते हैं। तो टोटली 52 कार्ड्स हो जाते हैं। ये सब आपको पता है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें 4 कार्ड चूज करने हैं। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो आपके पास 4 सूट्स हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। अब वो कह रहा है कि 4 कार्ड हमें सेम सूट के लेने हैं। तो अब वो 4 कार्ड आप कैसे लेंगे? आप वो 4 कार्ड डायमंड के भी ले सकते हैं, वो 4 कार्ड हार्ट के भी ले सकते हैं, या वो 4 कार्ड स्पेड के भी हो सकते हैं, या वो 4 कार्ड क्लब के भी हो सकते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? देखो, अगर आप 4 कार्ड सिलेक्ट करते हैं डायमंड के, ठीक है,
4 cards can be selected from 13 diamonds card कितने वेज बनेंगे? 13 डायमंड कार्ड है तो 13C4 कितने वेज बनेंगे? ठीक है, इस तरह से 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 13 हार्ट कार्ड्स। अब अगर हम हार्ट कार्ड्स में से चूज कर रहे हैं तो भी इतने वेज बनेंगे। इसी तरह से अगर आप स्पेड कार्ड्स में से चूज कर रहे हैं 4 तो भी आपके पास इतने वेज बनेंगे। और अगर आप क्लब कार्ड्स में से चूज कर रहे हैं 4 तो भी आपके पास 13C4 वेज बनेंगे। तो आप या तो ये चूज करेंगे या ये या ये या ये, हमें 4 ही कार्ड चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? मैंने आपको और का केस बताया था कि अगर आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए कि आपको या तो ये चूज करना है या ये, तो आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अब यही सिचुएशन है, या तो आप डायमंड्स के 4 कार्ड लेंगे या हार्ट के या स्पेड के या क्लब के, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये 4 टाइम्स 13C4 बन जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास? 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। हमें 4 कार्ड्स ही लेने हैं बट वो 4 डिफरेंट सूट से होने चाहिए। मतलब कि आपको हर एक सूट का एक एक कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो 4 डिफरेंट सूट से हम 4 कार्ड्स ले सकेंगे। ठीक है, तो एक कार्ड हमें डायमंड का लेना पड़ेगा, एक हमें हार्ट का लेना पड़ेगा, एक स्पेड का लेना पड़ेगा, एक क्लब का लेना पड़ेगा, तो हमारे 4 कार्ड्स हो जाएंगे डिफरेंट सूट्स के। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? देखो, अगर हमने हार्ट का एक कार्ड लिया तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 13C1। ठीक है, अब हमारे पास एक कार्ड हमने एक ले लिया, अब हमें 4 कार्ड चाहिए, तो एक कार्ड हम डायमंड का लेंगे, एक कार्ड हमने हार्ट का लिया, एक कार्ड हमने स्पेड का लिया और एक कार्ड क्लब का लिया। हमें चारों चाहिए, मतलब एंड हमें हार्ट भी चाहिए, एंड डायमंड भी चाहिए, एंड स्पेड भी चाहिए, एंड क्लब भी चाहिए। एंड आ गया तो बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो आपको एंड और का यहाँ पर ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, यहाँ पर और था, यहाँ पे एंड है, तो एंड के केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो आप लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। आर फेस कार्ड्स, मतलब हमें 4 कार्ड्स फेस कार्ड ही सिलेक्ट करने हैं। और आपको पता है कि फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? हर एक सूट के पास 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, किंग एंड क्वीन। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं। ठीक है, अब हमें 12 में से 4 कार्ड्स फेस कार्ड ही लेने हैं, तो थर्ड तो बिल्कुल इजी है। तो आपके पास 12 में से आपको 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो वो आपके पास 12C4 बेस बन जाएंगे। तो ये 12 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आंसर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 495। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। अब बीच में एंड है, ध्यान रखना है आपको। हमें 2 कार्ड्स रेड चाहिए, 2 कार्ड्स ब्लैक चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे रेड कार्ड्स, 2 रेड कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 26 रेड कार्ड्स, क्योंकि आपको पता है डायमंड एंड हार्ट दोनों रेड कलर के हैं, तो टोटल 26 कार्ड रेड हो गए, 26 कार्ड ब्लैक हो गए। तो आपको 26 में से कोई 2 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो रेड कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास वेज बनेंगे 26C2। इसी तरह से ब्लैक कार्ड को भी सिलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ वेज बनेंगे 26C2।
हमें दोनों कार्ड चाहिए, एंड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके आएंगे 26C2 इंटू 26C2। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेंगे। ये बन जाएगा 26 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, मतलब हमें 4 कार्ड्स ऐसे चूज करने हैं जो सेम कलर के हों, यानी रेड कलर के भी कार्ड हो सकते हैं वो, और या वो ब्लैक कलर के हो सकते हैं। हमें 4 कार्ड लेने हैं, तो या वो रेड कलर के होंगे या वो ब्लैक कलर के होंगे। तो अगर हम रेड कलर के लेते हैं तो रेड कलर्स के हमारे पास 26 कार्ड हैं, तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या बनेंगे 26C4, ये रेड कलर के हो गए। अगर आप ब्लैक कलर के लेते हैं तो वो बनेंगे 26C4, वो भी इस तरह से बनेंगे। बट या आप रेड कलर के ले सकते हैं या ही ब्लैक कलर के ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा नंबर ऑफ वेज, बीच में प्लस आ जाएगा। या आप ये रेड कलर के लेंगे या ब्लैक कलर के लेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें इजी है बिल्कुल। आपको एन भी पता है, आर पता है, तो आप कॉम्बिनेशन तो निकाल सकते हैं, बट आपको एंड और का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 2 टाइम्स 26C4 29,900। तो ये था आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 19। क्लियर। तो आपको कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर। क्लियर। तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हमें फॉर्मूला भी मिल गया एनसीआर का, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। इफ यू लाइक माय वीडियो, press the like button and subscribe my channel. Thank you.